कौन हो तुम? इसकी बोलने पर महुए छन करके टूटी। जवाब पत्थर फिर से मुस्कुराई। जानती हो, तुम्हारे इंतजार में ये 13 दिन मेरे लिए 13 सदी के बराबर थे। रोज तुम्हें सामने देखने की ख्वाहिश दिल में लिए मैं इस इंतजार में होती कि कब तुम खुद चलकर मेरे सामने आओगे। और देखो, आज मेरा इंतजार खत्म हो गया और तुम खुद मेरे पास आए हो। उसके सवाल के जवाब में वो अपनी कैफियत बयान करने लगी। तलहा ने शदर निगाहों से उसको देखा, कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो फूल तुम मुझे बेचती थी? इसने अचानक पूछा। एकदम से वो फिर से अपने ख्वाहिशों में आया। सब कुछ उसके दिमाग में ताज़ा होने लगा। आज उसे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। हाँ, वो फिर से मुस्कुराई। तभी दल्हा की नजर अपने पार्टनर पर पड़ी। ये उसने तोते की तरफ इशारा किया। वो अभी तक कुछ भी समझ नहीं पाए थे। ये मेरा है, इसे मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था। उसने प्यार से तोते को देखा। लेकिन तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? वो परेशान हो रहा था। मुझे जानने के लिए बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी तरह इंसान नहीं हूँ और तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। एकदम से वहाँ एक सोफा नमा कुर्सी नमादार हुई तो वो वहाँ बैठ गई। तलहा हैरान और परेशान सब देख रहा था। इंसान नहीं हो मतलब? उसने इसकी बाहर बुरी आंखें खोलकर पूछा। छू कर देख लो, तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब मिल जाएगा। अब की बार उसके चेहरे पर उदासी थी। वो हैरान परेशान से आगे बढ़ा। जिस जगह वो बैठी थी वहां पहुंचकर उसने जैसे ही उसे हाथ लगाने की कोशिश की तो यूं लगा जैसे वो हवा में हाथ मार रहा हो। उसे नजर तो आ रही थी मगर वो उसे छू नहीं सकता था। वो डर के फौरन पीछे हुआ। उसकी हालत को देखकर पहले वो जख्मी से मुस्कुराई फिर बोली, अब तो यकीन आ गया ना कि मैं इंसान नहीं हूँ। तो फिर कौन हो तुम? तलहा को ये जानकर न जाने क्यों तकलीफ सी हुई कि वो परी बस नजर आती थी लेकिन हकीकत में उसे छू भी नहीं सकता था। तुम्हारी दीवानी हूँ, वह खिलखिलाकर पड़ी। तलहा महबूब सा से देखता रहा। कोई इतने हुस्न के हसीन कैसे हो सकता है? इसके दिल ने ख्वाहिश की कि काश वो परी हमेशा ही हंसती रहे और वो इसे देखता रहे। काश वो मंजर थम जाए, वो पल रुक जाए, वक्त साकन हो जाए। वो उसे ऐसे ही अपने सामने देखता रहे। जो इसके साथ हो रहा था इससे डरना चाहिए था मगर इसे कोई डर नहीं था। वो भूल गया कि वो एक सिपाहीसालार था। वहाँ वो अकेला नहीं था। वो भूल गया कि बाबा जी ने उसे क्या बताया था। वो भूल गया कि वो इस वक्त कहाँ था। वो भूल गया कि वो जिस लड़की के सामने खड़ा है वो कोई इंसान नहीं थी। वो सब भूल गया है। याद रहा तो बस इतना कि वो परी बहुत खूबसूरत थी। उसकी हंसी बहुत प्यारी थी। कहाँ गुम हो मेजर? उसने टिटकी बांधे अपनी तरफ देखता पाकर वो बोली। तलहा खामोशी से देखता रहा। अरे तुम हो आज से पार्टनर को तो भूल ही गए। वो खुद पर से इसका ध्यान हटाने के लिए बोली। तलहा ने अब भी उस पर से नजर नहीं हटाई। वो फिर से हंसने लगी। वो कुछ और देखना ही नहीं चाहता था। तुम्हें वापस जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। वो कुछ देर बाद बोली, क्या मैं तुमसे दोबारा मिल सकता हूँ? किसने सवाल पूछा। हाँ, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो, बस किसी को बताना मत कि तुम मुझसे मिले थे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तलहा ने फौरन कहा, वादा? पक्का वादा? ओके, अब जाओ, अपने पार्टनर को भी ले जाओ क्योंकि जब तक ये तुम्हारे साथ नहीं होगा तुम यहाँ ना यहाँ दाखिल हो सकते हो और ना ही यहाँ से बाहर जा सकते हो। बस इतना समझ लो कि ये इस जगह के आने का वाहिद जरिया है। इसका ख्याल रखना मेजर, क्योंकि अगर इससे कुछ हो गया तो तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे। और एक बात, वो तुम बस रात को यानी अंधेरे में ही मुझसे मिलने आ सकते हो। दिन को कोशिश भी न करना क्योंकि कुछ नहीं होगा। वो बोले, साथ ही तोते का इशारा किया। तोता उड़कर तलहा के कंधे पर जा बैठा। लेकिन मैं यहाँ कैसे जाऊँगा? यहाँ तो कोई दरवाजा ही नहीं। इसने एक तरफ देखते हुए कहा, अपनी आंखें बंद करो बस। उसके हुक्म पर तलहा ने डरते डरते आंखें बंद की और सर लगा जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। अगले ही लम्हे आंखें खोली तो वो उसी दरवाजे के बाहर खड़ा था जहाँ से वो अंदर दाखिल हुआ था। तो अभी उसके कंधे पर था। वह सीढ़ियों उतर कर वापस अपने ऑफिस में आ गया। किसी को भी पता नहीं चला कि आज उसके साथ क्या हुआ था। वो नाश्ते के बाद धूप में बैठा अपने लैपटॉप पर मसरूफ था। तभी कैप्टन हारून आया। अस्सलाम वालेकुम सर, उसने सलूट मारते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम सर, कर्नल बशीर से मेरी बात हुई है, वो आज आपसे मिलने आ रहे हैं, कैप्टन हारून ने इतला दी है। ओके। उसने एक लंबा सांस भरा और फिर बोला, कितने बजे तक? सर 1 बजे तक कहा है, रात को यहीं रुकेंगे। ठीक है, तुम जाओ। उसने सर हिलाते हुए कैप्टन हारून को जाने का इशारा किया। कैप्टन हारून वहां से चला गया तो उसके जहन में कुछ चलने लगा। अगर कर्नल बशीर आएंगे तो जाहिर है उनके साथ वो और लोग भी होंगे, और अगर वो रात रुकेंगे तो वो इस लड़की से मिलना रात को कैसे जाऊंगा? कोई देर सोचने के बाद भी कोई हल ना निकला तो उसने तंग आकर सर झटक दिया। रात की रात को देखी जाएगी। तमाम सोचों को दिमाग से निकाल कर फिर से अपने काम में मगन हो गया। दोपहर को कर्नल बशीर आ गए। उनके साथ 3 लोग और भी थे। मेजर तलहा ने पिछले दिन की सारी रिपोर्ट उनको दे दिखाई। उसके बाद लंच किया गया। लंच के बाद वो लोग पहाड़ी से नीचे उतरे और गिर का जायजा लिया। मेजर तलहा और 2-3 लोग उनके साथ थे। वो लोग जब से वहां आए थे सब ठीक था। मेजर तलहा को अपने एक प्राइवेट आदमी से खबर मिली थी कि दुश्मन उनसे ज्यादा दूर नहीं। वो उनकी मौजूदगी से भी वाकिफ था, लेकिन हैरत की बात तो थी कि अभी तक दुश्मन ने कोई हमला नहीं किया था। कर्नल बशीर का कहना था कि उनको पल
करने देनी चाहिए, मगर मेजर तलहा का ख्याल था कि उन्हें दुश्मन की तरफ से पहल का इंतजार करना चाहिए और दूसरा उन्हें दुश्मन के बारे में मुकम्मल मालूमात हो कि इसका इरादा क्या है। कर्नल बशीर ने उन्हें मजीद 3 दिन का वक्त दिया और कहा कि वो लोग जल्द से जल्द सारी इन्फॉर्मेशन पता करें। 3 बजे वो लोग वापस आ गए। एक सिपाही ने सबको चाय पिलाई। चाय पीने के बाद कर्नल बशीर आराम करने चले गए, जबकि मेजर तलहा बेचैनी से रात का इंतजार करने लगा। एक लम्हा गुजरा मुश्किल था। रात को कर्नल बशीर ने मीटिंग रखी जिसमें सारे प्लान डिस्कस की गए। इसी चक्कर में रात के 11 बजे फारग होते ही सब सोने के लिए चले गए। वहाँ कोई और कमरा सोने के लिए नहीं था, इसलिए कर्नल बशीर मेजर तलहा के कमरे में सो गए और वह खुद पूरी रात अपने ऑफिस की कुर्सी में बैठा उस परी के बारे में सोचता रहा। चाहने के बावजूद भी वो उससे मिलने ना जा सका। रात के तीसरे पैर उसकी आंख लगी और वो वही कुर्सी पर सो गया। अगली सुबह कर्नल बशीर वापस चले गए, जबकि उसने पूरा दिन मसरूफ गुजारा। आज फिर उससे रात का इंतजार था और कब अंधेरा हुआ वो उससे मिलने जाए। दिन भर काम करने के बाद रात को इतना थक चुका था कि सारा जिस्म दर्द से चूर था। कुछ पिछली रात की भी नहीं पूरी नहीं हुई थी, मगर फिर भी वो खाने के बाद अपने कमरे में जाने के बजाय ऑफिस में आकर बैठ गया और सबके सोने का इंतजार करने लगा। 10 बजे जब यकीन हुआ कि सब सो गए हैं और हर तरफ खामोशी है, तो वह तोते को साथ लिए दूसरी मंजिल पर आ गया। कुछ ही देर बाद वो उसके सामने था। आज पहली बार उसे गुलाबों की खुशबू से भी एलर्जी महसूस नहीं हो रही थी। उसके सांस भी घुट नहीं रहा था। वो आज नीले रंग के लंबे से फ्रॉक में मौजूद थी। उसे शायद नीला और सुर्ख रंग ही पसंद था। तलहा की नजर उसके चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसे यकीन नहीं आता था कोई लड़की इंसान नहीं है, वो और वो बस उसे देखता सकता था। उसे तो सब सच लगता था और इसको देखकर पहले की तरह ही मुस्कुराई थी। वो आज भी कुर्सी पर बरजमा थी, जबकि वो स्टेन की तरह इसके सामने खड़ा था और इसके पार्टनर यहाँ आते ही उसे धोखा दे जाता। हर वक्त उसके साथ रहने वाले एक लम्हे में भी उसका साथ छोड़ जाता। मगर तलहा को परवाह नहीं थी। सॉरी, मैं कल नहीं आ सका। इसने मालूम मैं सब जानती हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं। एक बात पूछूं? कुछ देर बाद उससे सर की इजाजत मत लिया करो, बस पूछ लिया करो। वो उसको प्यार से देखते हुए बोली, तुमने मुझे कहाँ देखा था और मेरे बारे में सब कुछ कैसे जानती हो? उसके लहजे में तजस्सुस था। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, अपने पीछे देखो। तलहा ने मुड़कर देखा तो हैरान हो गया। वहां सामने दीवार पर बाहर का हर मंजर नजर आ रहा था, यूं जैसे बाहर कैमरे लगे हुए हों और कंप्यूटर की स्क्रीन पर सब नजर आता हो। ये सब क्या है? इसने न समझी पूछा। जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तो मैंने तुम्हें उस दीवार पर देखा था। फिर अगली सुबह तुम्हें फूलों का बुके भेजा, लेकिन तुमने वो फूल बाहर फेंक दिए। और उसे बताने लगी, मुझे गुलाब पसंद नहीं। तलहा ने कमरे में जा बजा बिखरे फूलों पर निगाह करते हुए कहा तो वह मुस्कुरा दी। फिक्र मत करो, आज के बाद तुम्हें बस यही फूल पसंद होंगे। फारूक खान को तुमने मारा था। अचानक उसकी जेहन में सवाल आया। नहीं, वो सर को ना में हिलाते हुए बोली, लेकिन इसके हाथ पर तो लिखा था। तलहा को एक मिनट के लिए लगा जैसे वो झूठ बोल रही है। वो मैंने ने लिखा था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा था। तो फिर किसने मारा? वो जवाब जानने के लिए बेचैन था। जिनसे लड़ने तुम यहाँ आए हो, मतलब? तलहा के पहले इसकी एक भी न पड़ी। पता नहीं वो क्या पहेलियां बुझा रही थी। उसने तलहा को इशारा किया कि दोबारा दीवार पर देखो। तलहा ने उस तरफ देखा। वहां 2 आदमी नजर आए जिन्होंने पहरे देते फारूक खान को पीछे से एक रुमाल सुंघा कर बेहोश कर लिया। फिर एक ने इंजेक्शन निकाला और इसमें कुछ बनने लगा। फिर वही इंजेक्शन फारूक खान को लगा दिया। शायद उसमें जहर था। फिर पास उगे एक पौधे को जिसके साथ बड़े बड़े कांटे थे जड़ से उखाड़ लिया। फिर दोनों ने मिलकर वो सारे कांटे फारूक खान के जिस्म पर चिपवाए। चेहरे, सीने, टांगे, पैर, हर जगह पर वो बेदर्दी से काटने चिपवा रहे थे, ताकि देखने वाले को लगे कि उसकी मौत काटने चुभने से हुई है और किसी को शक भी ना लगे। और ये काम इतनी महारत से किया गया कि किसी को खबर तक ना हुई। फिर वो लोग जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनके चेहरे ढके हुए थे, इसलिए तलहा अंदाजा न कर पाया कि कौन लोग थे। छोड़ूंगा नहीं मैं इन 2 को। वो मंजर देखकर गुस्से से आग उगला हो गया। फारूक खान शहीद हुआ था। उसकी आंखों में खून उतर आया। रिलैक्स मेजर। वो इसकी हालत देखकर उसे तसल्ली देने, तुमने देखा ना किस तरह इन जालिमों ने मेरे जवान को शहीद कर दिया। उसकी आंखों में नींव उतर आई। वो कुर्सी से उठकर धीमे धीमे कदम उठाती उसके सामने आ गई। मैं सब जानती हूँ, तुम परेशान मत हो, बस अपना बदला लो और खत्म कर दो इन जालिमों को। तलहा उसको देखने लगा। तुम्हें मदद की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम एक बहादुर इंसान हो, लेकिन फिर भी ये रख लो, तुम्हारी बहुत काम आएगी। इसने हाथ पीछे करने के बाद एक आगे किया तो इसमें एक दूरबीन थी। तलहा ने वो थाम ली। अब तुम जाओ। वो वापस मुड़ते हुए बोली। वो बिना कुछ बोले और पूछे आंखें बंद कर गया। अगले ही लम्हे वो वहीं था जहां से वो दाखिल हुआ था। अगले दिन सुबह ही इसने मीटिंग रखी जिसमें सबको कहा कि उसे फारूक खान की शहादत में दुश्मन का हाथ लगता है और ये उसका शुक्र नहीं बल्कि यकीन है। असली भाजपा के अब बाकी लोगों ने पूछा कि इन्हें क्या करना चाहिए। हमें इसे जल्द से जल्द दुश्मन के ठिकाने पर का पता लगाना है।
सर अगर आप इजाज़त दें तो हम आज ही पूरे इलाके को छान मारेंगे और वो लोग जिस जगह पर भी छुपे हैं इन्हें ढूंढ निकालेंगे, फिर वो जगह पड़ताल में ही क्यों ना हो। कैप्टन हारून ने कहा, ठीक है, जैसे कि कर्नल बशीर ने भी हमें 3 दिन का वक्त दिया है तो हमें जल्द से जल्द पता लगाना है। ठीक है सर, सब ने बेवक्त कहा। मीटिंग खत्म होने पर सब लोग अपने कामों में लग गए। जिसकी जो ड्यूटी थी वो इस पर मामूर हो गया, जबकि वो खुद दूरबीन लिए पिछले हिस्से की तरफ आ गया और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। ये दूरबीन वाकई कमाल थी, इसमें से बहुत दूर की चीजें भी इसे नजर आती जैसे सामने हो रही हों। रात होने तक काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई और कुछ कुछ इन दहशतगर्दों के ठिकाने की खबर भी मिल गई। तो ये पाया कि वो लोग सुबह सादक के वक्त हमला करेंगे जब दुश्मन मीठी नींद के मजे लूट रहे होंगे। रात को भी सब लोग जागते रहे, आज किसी को भी सोने की इजाजत नहीं थी। वो कुछ देर सबके साथ बाहर बैठा रहा और फिर अंदर आ गया। कुछ देर बाद जब उसे एहसास हुआ कि सब लोग मसरूफ हैं और किसी के उसकी तरफ तवज्जो की हर्षा नहीं, तो वह बेदबे पांव ऊपर आ गया। आते ही उसकी टांगें अक्सर कांपती थी। कुछ ही देर बाद वो फिर से उसके सामने था। आज वह फिर सुर्ख लिबास में थी और इतने सारे गुलाबों के बीच एक खुलता गुलाब ही था लग रही थी। उसे देखकर इसके चेहरे पर आने वाली चमक तलहा के हवास स्लिप कर देती। अपनी जात को भी इसके सामने फरमोश कर जाता। तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे अभी तक। बातों ही बातों में समझा गुलनाज। वो धीमी सी मुस्कान से संभाली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने अगला सवाल पूछा। मुस्कुराते लफ्ज सुकड़े और साख्त हुई। ऐसे सवाल की तवक्को नहीं थी। तला ने यह बात क्यों कही वो खुद भी नहीं जानता था। तुम भूल रहे हो कि मैं इंसान नहीं हूँ, उसने याद दहानी करवाई। तुम मेरे साथ चलो, वो बिना सोचे समझे बोल रहा था, यूं जैसे वैसे सदियों से जानता हूँ। मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। उसके खूबसूरत चेहरे पर उदासी ऐसी लग रही जैसे चांद पर दाग हो। क्यों? वो बेचैनी से बोला, क्योंकि मैं सालों से यहाँ कैद हूँ और मैंने आज तक इस जगह से बाहर कदम नहीं रखा। किसकी कैद में हो? आपकी बात हैरान हुआ। इसी पहाड़ी की कैदी हूँ। पहाड़ी की कैदी? इसके चेहरे पर एक बार फिर हैरत उमड़ा। हाँ, वो गलत उम्मीद करार कर गई। ये आज की या कल की बात नहीं है, ये तो सालों की बात है। उस वक्त की जब मैं जिंदा थी, फिर उसने मुझे मार दिया और हमेशा के लिए इस पहाड़ी की कैद बनाकर चला गया। किसने? तराना तजस्सुस से पूछा। वो उसकी कहानी जानना चाहता था, बस था कोई। वो टाल गई, शायद बताना नहीं चाहती थी। तलह ने मजीद खरीदना मुनासिब न समझा। अब तुम्हें जानना चाहिए, वो बोली तो इससे अंदाजा हुआ कि एक लंबा वक्त बीत चुका था। उसने आंखें बंद की तो वह हाल में था और सीढ़ियां उतर कर नीचे आ गया। सुबह सादे के बाद जब दुश्मन मीठी नींद के मजे लूट रहे थे, इस वक्त मेजर तलहा और उसके साथियों ने दुश्मन पर हमला कर दिया। उस वक्त उनके वो लोग भी ऊँघ रहे थे जिन्होंने रात भर पहरा देते रहे थे। दुश्मन की रिहाइश उस पहाड़ी से 9.5 किलोमीटर दूर एक दूसरी पहाड़ी पर थी। दूसरी वजह जगह पत्थरों में छुपी हुई थी, मगर करीब से देखने पर हकीकत पर पता चल जाती। पत्थरों के नीचे अंडरग्राउंड जगह में वो लोग रह रहे थे। हर तरफ छाई धुंध उनके रास्ते से का रुकावट थी, मगर वजह तलहा के पास जो दूरबीन थी, इसमें से हर मंजिल साफ और वाज़ेह नजर आता था। दुश्मन ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों फरकीन फुल फॉर्म में थे। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दुश्मन को संभलते संभलते कुछ वक्त लगा और इस दौरान उनके कई साथी जहन्नुम में वासल हो चुके थे। ये लड़ाई तकरीबन 3 घंटों तक मुसलसल चलती चली और फिर मेजर तलहा ने अपने साथियों को वापस जाने का आर्डर दिया, क्योंकि आगे जाना खतरे से हारी नहीं था। वहां तक पहुंचने के लिए मजीद प्लानिंग की जरूरत थी। इस लड़ाई में दुश्मन के बेशुमार लोग मार चुके थे, जबकि पाक आर्मी के किसी जवान को कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ मेजर तलहा का बाजू जख्मी हुआ था। इसके बाजू बाएं बाजू को गोली छूती हुई निकल गई थी। खून बहुत निकल रहा था। वापस आते ही कैप्टन यासर ने उसे बैंडेज कर दी, मगर फिर भी शाम तक उसे बहुत तेज बुखार हो गया। दूर दर्द तो वो बर्दाश्त कर सकता था, मगर बुखार की वजह से होने वाली निकाहत ने उसे बिल्कुल निडाल कर दिया। उसकी हालत ने सबको परेशान कर दिया। अपने कमरे में पलंग पर बेसुध लेटा था। तोता उसके पास ही बैठा था। वो बहुत परेशान और अफसरदा दिखाई दे रहा था। ये एक हालनुमा कमरे का मंजर था, जहाँ गुलनाज एक आदमी के साथ खड़ी उसकी मिन्नतें कर रही थी। प्लीज आज मुझे रिहा कर दो, वो बहुत बीमार है और इसे मेरी जरूरत है, प्लीज मुझे जाने दो। वो अल्तजाइया लहजे में बोली, तुम अच्छी तरह जानती हो तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, फिर क्यों फजूल बहस कर रही हो? वो आदमी सख्त लहजे में बोला। गुलनाज की आंखों में आंसू हो गए। मैंने आज तक कभी कहा कि मुझे यहाँ से कहीं जाना है नहीं ना? तो अगर आज पहली बार कह रही हूँ तो प्लीज मुझे इस केस से आजाद कर दो। मैं उसे अपने सामने देखना चाहती हूँ। वो सालों बाद एक बार फिर बेबस नजर आ रही थी। उस आदमी के तेवर चढ़ गए। वो एक इंसान है और तुम एक रूह हो। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम एक इंसान से मोहब्बत करो, ना ही ऐसा कभी हुआ है। वो उसे समझाने लगा, लेकिन वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। वो तो पागल है, ये नहीं जानता कि अपने साथ क्या कर रहा है। लेकिन तुम तो पागल नहीं हो ना? तो समझो, तुम किसी इंसान पर यूं दिल हार सकती हो? वो दोनों का कभी मिलन नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे उससे मोहब्बत करती हूँ।
पहली बार मेरे दिल में किसी के लिए ऐसे जज्बात पैदा हुए। प्लीज मुझे इससे दूर मत करो, मुझे एक बार इसके सामने देखने दो, मैं वापस आ जाऊंगी। उसके सामने हाथ जोड़कर कह रही थी। वो आदमी अब भी नहीं पिघला था। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती तो मतलब नहीं जा सकती। इसलिए फजूल की बहस मत करो, मैं जा रहा हूँ, अब मुझे न बुलाना। वो बेरहूसी बोला तो इसके पैरों में गिर गई। प्लीज ऐसा मत करो, मैं हर सजा बर्दाश्त कर लूंगी, मगर उसकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे एक बार उसे देखने दो प्लीज। वो रो रही थी। वो ठीक होगा तो तुमसे खुद मिलने आ जाएगा, और अगर तुमने जिद की तो याद रखना मैं उसे हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दूंगा। वह सफाकियत की सारी हदें फलांगती हुई बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसे बेइंतहा तकलीफ हुई। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये बात तुम जानती हो। वो अपनी बात कहकर गायब हो गया, जबकि वहीं नीचे बैठी रही। तनहा उसने जोर से ऐसे आवाज दी और फिर ऊंची ऊंची रोने लगी। अगले दिन सुबह तक उसकी हालत मजीद बिगड़ गई। प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से जख्म में इन्फेक्शन होना शुरू हो गया। कर्नल वशी ने इसे अस्पताल एडमिट करने का आर्डर दे दिया। वह वहां से जाना नहीं चाहता था, लेकिन और कोई हल नहीं था, क्योंकि उसकी हालत इस काबिल नहीं थी कि वह वहाँ मजीद रुकता। इसे मेडिकल केयर की जरूरत थी। तो तब इसके साथ था। वह बार बार आवाजें निकाल रहा था और तलहा को अच्छी तरह समझ आ रही थी। वह उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह चाह कर भी नहीं रुक सकता था। हो सकता था कि अब वहाँ वापस ना आता और उसकी जगह किसी और ऑफिसर को भेज देते, और यह भी मुमकिन था कि अगर वह जल्द ठीक हो जाता तो वापस आ जाता। वह दिल में वह वापस आने की उम्मीद लिए वहाँ से चला गया। जब वहाँ से चला गया तो एकदम पूरा इलाका जैसे जलजले की जिद में आ गया। सब लोग एकदम परेशान हो गए, लेकिन फिर कुछ ही देर में सब नाराज हुआ तो सब ने सुकून का सांस लिया। वो आदमी एक बार फिर गुलनाज के सामने तक, क्यों बुलाया है मुझे? मना किया था ना कि मुझे मत बुलाना। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं रहा? तुम देख नहीं रहे मैं कैसे तड़प रही हूँ? वो चला गया और पता नहीं अब वापस आएगा भी या नहीं। कितना कहा था तुम्हें कि मुझे एक बार उसे देखने दो, लेकिन तुम कितने जालिम हो। गुलनाज ने दर्दनाक लहजे में कहा, तुम समझती क्यों नहीं हो पागल लड़की, वो एक इंसान है। अगर तुम एक रूह हो जिसका कोई वजूद नहीं, जो कभी भी फना हो सकती है, तुम कैसे एक इंसान के साथ मोहब्बत कर सकती हो और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हो? क्यों बार बार अपनी हकीकत भूल जाती हो? अगर मैं उससे मोहब्बत करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हूँ तो तुम ये कैसे भूल सकते हो कि सालों पहले मेरे साथ भी तुमने यही किया था? मैं भी तो एक इंसान थी और तुमने भी तो एक इंसान से मोहब्बत की थी, और मुझे इस मोहब्बत को कबूल ना करने की इतनी बड़ी सजा दे दी कि मैं अब तक भुगत रही हूँ। वह जफरिया बोली। उसे उसका माजी याद लाया। एक लम्हे के लिए उसका चेहरा सफेद पड़ गया, मगर अगले ही लम्हे खुद को संभालते हुए बोला, जो गलती सालों पहले मुझसे हुई थी वो अब तुम दोहरा रही हो। मेरी की सजा तुम आज तक भुगत रही हो, तो क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी की सजा वो इंसान भुगतता रहे और तुम्हारी तरह हमेशा के लिए कैद होकर रह जाए? मैं इसके साथ वो सब कभी नहीं करूंगी जो तुमने मेरे साथ किया, क्योंकि मेरी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत की तरह खुद गर्ज नहीं। मैं उससे पाना चाहती हूँ, मटाना नहीं चाहती। तुम इसे नहीं पा सकती। अगर एक इंसान और रूह का मिलना मुमकिन होता तो तुम आज इस हाल में कभी नहीं होती। तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती उस बेकसूर की जिंदगी बर्बाद कर देगी? और अगर ऐसा हुआ तो सालों बाद कहानी फिर से खुद दोहराई जाएगी। एक इंसान फिर से मौत के घाट उतारेगा और हमेशा के लिए इस पहाड़ी का कैदी बन जाएगा। उसे समझाते हुए बोला, मैं बहुत बेहिस हूँ और मुझसे दूर चला गया और ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो रोने लगी तो इस आदमी को तरस आ गया। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसे वापस लेकर आऊंगा, लेकिन इस शर्त पर कि तुम इसके साथ वो कभी नहीं करेगी जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मैंने कहा ना, मेरी मोहब्बत खुद गर्ज नहीं है। मैं इसे कभी तकलीफ नहीं दूंगी। ठीक है, कुछ दिन इंतजार करो, वह वापस आ जाएगा। वो उसे उम्मीद ला रहा था। मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, तोड़ना मत। इसकी आंखों में आंस के दिए जलने लगे। उस सर को इसबाब में हिलाता हुआ धुआं बनकर गायब हो गया। उस अस्पताल में एडमिट हुए तीसरा दिन था जब तमीर और इमरान उमर इससे मिलने आए चले आए। वो दोनों इसके बहुत अच्छे दोस्त थे। वो थे तो इससे जूनियर, मगर उनके साथ तलहा बहुत बनती थी। सर जी, अच्छा खासा हट्टा कट्टा आपको भेजा था और जी क्या हाल बनाकर आ गया है आप? तैमूर ने वाइट फूलों का बुके इसके बिस्तर के साइड पर रखते हुए कहा तो वह घूरने लगा। और नहीं तो क्या, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आपसे अस्पताल के बिस्तर पर मुलाकात होगी। उमर ने मेरी गुफ्तगू में हिस्से लिया। बकवास बंद करो तुम दोनों, और ये बताओ कि 2 दिन से कहाँ थे? वो नाराजगी से बोला। उसे आए तीसरा दिन था और वो दोनों अब आ रहे थे। हमें तो आपकी बीमारी होने की खबर ही आज मिली है सर जी। अगर पहले मिलती तो पहले आ जाते। वैसे कैसी तबीयत है आपकी? तैमूर ने कुर्सी पे बैठते हुए, अच्छा ठीक हूँ यार, वो सोच रहा था कि कल वापस चला जाऊँ। और तो बोला तो उमर ने फौरन आगे बढ़कर सहारे दिया और फिर तकिया उठाकर उसके बैग पर रखा। तो ठीक टेक लगाकर बैठ गया। हालात तो देखिए अपनी पहले। अभी
कहीं जाने की बात कर रहे हैं, उस ऑपरेशन को भूल जाएं और मुकम्मल हेयर बेड रेस्ट करें। वैसे भी अब आप नहीं जा सकते क्योंकि आपकी जगह कर्नल साहब ने सर अली को भेज दिया हुआ है। अमन ने ऐसे बताया तो उसका चेहरा लट्टे की मान सफेद पड़ गया। तो क्या वो अब कभी उसे नहीं देख पाएगा? तला सर आर यू ओके? तैमूर को उसकी हालत देखकर फौरन तशवीश हुई। तैमूर, कर्नल बशीर से बात करवा मेरी, मैं आज ही वापस जाऊंगा। ये ऑपरेशन मेरा था, ना कि वो कैसे किसी को मेरी जगह भेज सकते हैं। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। वहां से जरा सी तबीयत ही तो बिगड़ी हुई थी। वो बेचैनी की हदों को छू रहा था। क्या हो गया है सर जी? रिलैक्स करो। अब ना सही तो फिर कभी सही, इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? तैमूर उठकर उसके नजदीक आया और कंधे पर हाथ रखा, जिसे उसने फौरन झटक दिया। तुम्हें समझ नहीं आया? मैंने क्या कहा? मेरे कर्नल बशीर से बात करवा, मैं आज ही वापस जाऊंगा। उसको इतने गुस्से में देखकर वो दोनों हैरान हो गए। जी सर, तैमूर ने कहा और सेल फोन निकालकर नंबर मिलाने लगा। जब कॉल कनेक्ट हुई तो उसने फोन तलहा को उठाया। कर्नल बशीर से बात करने के बाद कुछ रिलैक्स हो गया क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो जैसे ही ठीक होगा वो उसे वापस भेज देंगे। तलहा ने फोन तैमूर के हाथ में थमाते हुए कहा, सॉरी यार, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। उसे शर्मिंदगी को, कोई नहीं सर जी, वो मुस्कुरा दिया। तलहा की ऐसी कड़वी बातें वो हजार बार सुन सकता था। वो इन दोनों को जितनी मर्जी सच सुना देता, लेकिन वो एक सॉरी पर ही मान जाते और उनकी यही बात तलहा को उनके करीब लेकर आई थी। मेरी समझ से बाहर है मेरे अंदर बैठा हुआ शख्स मोहब्बत। इस लफ्ज से मुझे कभी भी मोहब्बत नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में मोहब्बत के लिए कोई जगह ही नहीं। मैंने अक्सर सुना है कि जब किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार होते हैं, और तो और लोग मोहब्बत में जान देने से भी गुरेज नहीं करते। मोहब्बत, मुझे हैरत होती है ये कहने वालों पर और करने वालों पर भी। आखिर कौन इतना बेवकूफ़ है जैसे अपनी जान ही प्यारी नहीं, जो एक ऐसे शख्स के लिए मर मिटने को तैयार होता है जिससे मोहब्बत किए ऐसे चंद दिन हुए होंगे या हो सकता है कोई साल की बात। मोहब्बत का फलसफा कभी भी मेरी यानी मेजर तलहा के बहारी की समझ से में नहीं आता। मोहब्बत एक एहसास है, एक खूबसूरत ख्याल है। ये सब बातें मुझे किताबी लगती है। आज के ज़माने में कौन इतना बेवकूफ़ है जो इन फजूलात में पड़े और मुझे मौजूदा दौर का राजा बन बैठे। पता नहीं लोग प्रैक्टिकल क्यों नहीं सोचते। कौन इतना फारिग है कि मोहब्बत का रोक पाल कर बैठ जाए और अपनी कीमती वक्त को ज़ाय करे। मेरे नज़दीक जो लोग मोहब्बत करते हैं उनके नज़दीक वक्त की अहमियत हथेली पर रखी रेत की तरह होती है, जिसे वो मोहब्बत करने के बाद फूंक मार कर उड़ा देते हैं। उस तरक्की के दौर में सिर्फ बेवकूफ़ लोग ही मोहब्बत करके अपना वक्त बर्बाद करते हैं। मेरे लिए इस दुनिया में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है तो वक्त है। इसलिए मैं कभी भी मोहब्बत और प्यार जैसी खुराफात में पढ़कर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं कि मैं मोहब्बत लफ्ज़ को अहमियत नहीं देता। हाँ, अलबत्ता मेरे नज़दीक मोहब्बत का बस एक ही मतलब है, एक ही ख्याल, एक ही एहसास, और वो है मेरा वतन, जिसके लिए मैं वाकई अपनी जान दे सकता हूँ। और ऐसे करते हुए मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा, बस मर मिटूंगा। कितनी अजीब बात है ना कि एक तरफ मैं मोहब्बत को बुरा और वक्त को ज़्यादा समझता हूँ और दूसरी तरफ मैं अपने वतन से जुनून की हद तक प्यार करता हूँ। अगर कहा जाए कि वतन की मोहब्बत मेरे खून में है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सच है। मुझे इस मोहब्बत से नफरत है जो सिमते मुखालिफ से होती है। मुझे यकीन है कि मैं कभी किसी से ऐसी मोहब्बत नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में इस मोहब्बत का कोई मतलब ही नहीं। तैमूर ने एक गहरा सांस लेते हुए डायरी बंद कर दी। इसके सर में शदीद दर्द शुरू हो चुका था। यार, ये तला सर नहीं, मुझे किसी ने और ही सियारी की महलूक लगते हैं। इसके फलसफे की इनकी बातें मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर हैं। तैमूर ने तला की डायरी पढ़ने के बाद उमर से कहा, आज अलमारी में से कोई फाइल ढूंढते हो? तला की डायरी उसके हाथ लगी तो वो दोनों पढ़ने बैठ गए, मगर एक सफ़े से ज़्यादा पढ़ने की हिम्मत न हुई, क्योंकि इसमें जो कुछ लिखा हुआ था वो पढ़कर तैमूर के तो सर में दर्द शुरू हो गया था। ठीक कह रहे हो तुम। यार, कितनी कस्में हैं इनके नज़दीक मोहब्बत की। मोहब्बत तो बस मोहब्बत होती है, लेकिन ये पता नहीं कौन सी मोहब्बत पर यकीन रखते हैं। एक तरफ मोहब्बत से नफरत और दूसरी तरफ वतन से इतनी मोहब्बत। इनका यह फलसफा तो मुझे भी समझ नहीं आता। उमर खुद हैरान था। तला अजीब था, ये तो दोनों जानते थे, मगर इतना अजीब, बल्कि अजीब और गरीब तो ये तो उनको आज पता चला था। शायद यही वजह थी कि वो लड़कियों से कोसों दूर भागता था। सर के दिमाग के सारे पुर्जे ढीले हैं। तैमूर ने उठकर डायरी वापस उसी जगह रख दी, क्योंकि वो नहीं चाहता था आगे देखे और फिर उन दोनों की खबर ले। फिक्र मत करो, कोई तो ऐसी आएगी दो ना इसकी जिंदगी सारे ढीले पुर्जे ठीक करेगी। उमर ने मईद लहजे में कहा तो तैमूर ने एक गहरी सांस लेकर बालों में हाथ फेरा। वो दोनों अभी इसी बात से अनजान थे कि मोहब्बत के बारे में ऐसी सोच रखने वाला को अगर मोहब्बत हुई भी तो किससे हुई। तुमने मुझसे झूठा वादा किया। तुमने कहा था कि वो जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया, वो ना ही आएगा। गुलनाज आज फिर इससे झगड़ रही थी। कुछ दिन सब्र रखो, आ जाएगा। जब मैंने कहा है ना कि वो आएगा तो फिर यकीन करो।
वो जंज होकर बोला तो इसके जोरों जोरों के ड्रामों से तंग आ चुका था, रोज रोज के। मुझे यकीन नहीं है तुम पर, अगर उसने आना होता तो अब तक आ जाता। उसे ये तो 9 दिन हो गए हैं, अब उसके आने की कोई उम्मीद नहीं है। वो अब इस पर एतबार करने को हरगिज तैयार नहीं थी। इसे गुस्सा आ गया। ठीक है, ना करो यकीन, मैं देखता हूँ तुम कैसे अब उससे मिलोगी। इतना दूर कर दूंगा उससे कि तुम तस्वर भी नहीं कर सकती। तुम ऐसा नहीं करोगे। वो रोने लगी। अगर तुम्हारे ड्रामा यूं ही चलता रहा तो मैं कुछ ऐसा ही करूंगा। मैं कुछ नहीं कहूंगी, अब बस तुम उसको कुछ मत करना। वो हार मानते हुए बोली तो मुस्कुराया। आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए रहम आया है। मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। तुम मांगो जो मांगना चाहती हो, सिवाय अपनी रिहाई के। उसने खुले दिल से ऑफर की। गुलनाज को जैसे यकीन आया। क्या तुम सच कह रहे हो? वो तस्दीक करने के लिए पूछ रही थी। मांग कर देख लो। वो फिर से मुस्कुराया। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे मैं उसे छू सकूँ। उसकी अनोखी फरमाइश पर वो पहले हैरान हुआ, फिर बोला, अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसा मांगोगी तो मैं ये ऑफर कभी न करता। बहरहाल मैं अपनी जुबान से मुकरने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। अब की बार जब वो आएगा तो तुम ये कर सकती हो, बस शर्त यह है कि वो वापस आए। वो जरूर आएगा, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं जानती हूँ वो जरूर आएगा। वो अजहद पर उम्मीद थी। देखते हैं तुम्हारे इंतजार की घड़ियां कब खत्म होती हैं। वो जफरिया बोला, फिर गायब हो गया। तलहा बड़ी अजरत बड़े अंदाज में कंट्रोल रूम में दाखिल हुआ तो इन दोनों को लूडो खेलते पाया। इसकी तेवर में बड़े भल्लों की तादाद की कई गुना इजाफा हुआ। बड़े मगन होकर खेल रहे थे। तल्ला ने एक सरसरी नजर इनकी तरफ देखा और दराज में से कोई फाइल ढूंढने लगा। तुम दोनों ड्यूटी दे रहे हो या लूडो खेल रहे हो? तल्ला फाइल निकाल कर अब इसमें से कोई पेपर ढूंढ रहा था। वहाँ फाइलों और पेपर्स का एक ढेर लगा हुआ था। ऐसे में मतलूबा फाइल की मिलना भी एक मुश्किल तलब काम था। पेपर्स और फाइल के अलावा कंप्यूटर की भी कसरत तादाद थी। हम दोनों काम कर रहे थे। तैमूर ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा जो हमवार अपने काम में मसरूफ था। उसके हाथ तेजी से जड़ रहे थे। क्या ढूंढ रहे हो सर जी? उमर ने इसे इतना मगन देखकर पूछा। तला ने आगे से कोई जवाब न दिया। शायद उसने सुना ही नहीं या फिर जवाब देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो अपने काम में इतना मसरूफ था कि उमर के सवाल को नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर खामोशी छाई रही। आप कब वापस जा रहे हैं? तैमूर ने लड्डू के दाने को दाएं हाथ से हवा में उछालते हुए तला से पूछा। कहाँ? वो एकदम से चमका था। इसने फाइल सर से उठाया, तैमूर की जानब देखा। मैं ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। तैमूर ने इसको याद लाया। बस कुछ देर में निकलूंगा। फाइल में से मतलूबा पेपर निकालकर वो उन लोगों के साथ ही आकर बैठा। कल से छुट्टी शुरू हो रही है। अगर आप वहाँ ना जाते तो हम कहीं घूमने चलते। उमर ने से दासी से कहा। सर जी प्लीज ऑपरेशन को छोड़ें और हमारे साथ चलें। आप कभी हमारी बात नहीं मानते, कम से कम आज ही मान लें। तैमूर ने उदास होने की एक्टिंग की तो वो इसे घूरने लगा। हरगिज नहीं, मेरे लिए मेरा काम ज्यादा जरूरी है। हमेशा की तरह उसका वही ना में जवाब मिला था। मजाल थी जो कभी वो इन लोगों की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आता। वो दोनों चुप हो गई क्योंकि जानते थे कि अब बहस बेकार है। तैमूर एक काम करो, ये पेपर से एक दफा चेक करो, कोई फोटो कॉपी करवा दो, मैं थोड़ी देर में आकर लेता हूँ। उसने उठते हुए पेपर तैमूर को दिए जो कुछ देर पहले खुद स्टडी कर रहा था। उमर अब कंप्यूटर पर मसरूफ हो गया। तैमूर ने वो पेपर उनसे लिए और उन्हीं को देखने लगा। वो खुद बाहर जा चुका था। वो फिर से वापस आ गया। सब उसके आने पर बहुत खुश थे। वो जितना मर्जी सह था, लेकिन सब लोग उसके दिल से इज्जत करते थे। सबसे ज्यादा खुश कैप्टन एहसन को हुई। वो वाहिद बंदा था जो सबसे ज्यादा उससे डांट खाता था, लेकिन फिर भी उसके आने पर सबसे ज्यादा खुश था। सर मैंने आपको बहुत मिस किया, वो इसके साथ चलते हुए बोला। तलहा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। और सर आपको पता है, आपका पार्टनर अब मेरा भी पार्टनर है। हमारी दोस्ती हो गई है और वो मुझे कुछ नहीं कहता, और आपके जाने के बाद मुझसे बहुत अटैच हो गया। और सच बताऊं तो मुझे उससे प्यार हो गया। वो मजीद बोला, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे मेरे पार्टनर है कहाँ? तलहा को अचानक तोते का ख्याल आया। जब वो गया था तो तोता यहीं था, क्योंकि वो इसे साथ लेकर नहीं जा सकता था। अब वापस आते ही उसे वो शिद्दत से याद आया। कितने दिन बीत गए थे उसको देखे हुए। तोते के ख्याल के साथ ही तोते वाली की ख्याल भी आया। एक गहरी मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का इख्तिदार किया। अपनी बदलती कैफियत पर वो हैरान था। उसकी हकीकत जानते हुए भी वो इसके लिए जज्बात रखता था, पता नहीं क्यों। कैप्टन हारून के साथ कहीं गया हुआ है कि? ठीक है, मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूँ, एक अच्छी सी और स्ट्रॉन्ग सी चाय भिजवा दो यार, बहुत थकन हो रही है। उसने जैनी के दाई कंपनी को हाथ से दबाते हुए कहा। जी सर, अभी भिजवाता हूँ। वट आउट शुगर वाली, विदाउट शुगर वाली। ओके, तरह ने इसे याद दिलाई। वो चाय चीनी के बगैर पीता था। मुझे याद है सर, कैप्टन एहसन ने मुस्कुराते हुए कहा। तलहा भी मुस्कुरा दिया। सर आपके बाजू का सहम कैसा है? कैप्टन एहसन ने याद आने पर पूछा। पहले से बहुत बेहतर है, वो कहते हुए अपने ऑफिस में चला गया। कुछ ही देर बाद चाय आ गई और चाय की सिप लेने लगा। आज बहुत सर्दी थी। पिछले 2 दिन से धूप ने अपना चेहरा नहीं दिखाया था। गरम गरम चाय सुकून बख्शने लगी। उसने की थकन की गर्मी में बिगड़ने लगी। कुछ ही देर बाद वो काफी फ्रेश महसूस कर रहा था। कमरे में गैस का हीटर चल रहा था
जो कैप्टन एसन ने स्पेशल इसके लिए आराम के लिए मंगवाया था। चाय पीने के बाद वह पिछले दिनों का रिकॉर्ड देखने लगा। 2 घंटे इसी में गुजर गए। अब बाहर अंधेरा छाने लगा। वह फाइल बंद करके उठा और वही मगरिब की नमाज अदा की। खाने की तलब नहीं थी, इसलिए वह नमाज के बाद फिर से काम में मगन हो गया। सर्दी की शिद्दत कहीं गुना बढ़ गई थी। बाहर धन भी बरस रही थी। उसके हाथ रगड़ने और फाइल बंद करते बाजू में दर्द की ठेस उठ रही थी। तभी कैप्टन हारून ऑफिस में आया। तोता भी उसके साथ था। तलहा को देखते ही वो उड़कर इसके कंधे पर बैठ गया। अपनी चोंच इसके बाल के साथ में मिस करने लगा। ये उसकी तरफ से खुशी का इजहार था। सर कैसे हैं आप? कैप्टन हारून ने तोते की यह हरकत मुस्कुराते हुए देखी और फिर तलहा से पूछा। मैं ठीक हूँ। तोते को देखकर अजहद खुश था। सर इसने तो आपको बहुत मिस किया। देखिए जरा कैसे इजहार कर रहा है अपनी फीलिंग का। कैप्टन हारून ने शरारत से कहा तो तोता टेंटे करने लगा। अब वो उनकी सारी बातें समझने लगा था तो उन्हें एकदम से हंसने लगे। कैप्टन हारून बाहर निकल गए। कैसे हो पार्टनर? वो रिलैक्स होकर बैठ गया। तोते को हाथों में लेकर सामने टेबल पर खड़ा किया। वो उसके कफ को अपनी चोंच में जोरों से दबाए हुए था। तलहा को उस पर डेरम प्यार आया। तभी उसे खाने का बुलावा आ गया। उसे भूख नहीं थी मगर फिर भी थोड़ा खा लिया। खाने के बाद मेडिसिन लेकर वो सबके सोने का इंतजार करने लगा। 11 बजे के करीब सब सो गए तो तोते को साथ लिए ऊपर आ गया। आए तो खुशी बयान से बाहर थी। 3 मिनट के बाद वो दोनों आमने सामने थे। गुलनाज को अपनी बसारत पर यकीन नहीं आता। वो प्यासी निगाहों से उसकी एक एक नक्श को देख रही थी। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, फिर वो किसी से भी हो, क्या फर्क पड़ता है। तुम बहुत बेवफा निकली मेजर। इतनी जल्दी से साथ छोड़ के जाओगे उम्मीद नहीं थी। उसकी गुलाबी होठों से शिकवा भरा। तलहा को इससे फिर से मोहब्बत होने लगी। उसे फिर से इस पर कशिश आया। अगर साथ छोड़ना होता तो वापस नहीं आता। और उसके करीब हो और हैरत अंगेज तौर पर वो पीछे नहीं हटी थी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बताओ ये कैसे मुमकिन है। वो उसकी नीली आंखों में देखते हुए बोला। आज वह बदौलत बदली बदली लग रही थी। तलहा को शक सा होने लगा कि वो इंसान नहीं है। भला वो कैसे यकीन कर सकता था कि वो इसके सामने खड़ी इससे बात कर रही थी और इसे इतने करीब से देख रहा था। प्लीज ऐसी ख्वाहिश मत करना क्योंकि ये पूरी होने में तुम्हारी जान चली जाएगी और मैं साथ साथ टूट गई। अगर बदले मुझे मैं तुम्हारा साथ मिलेगा तो मैं 1000 बार मरने को तैयार हूँ। वो उसका दीवाना था। नहीं मेजर, ऐसा सोचना भी मत क्योंकि हम कभी एक नहीं हो सकते। मैं कभी यहाँ से रहा नहीं हो सकती। और उससे हाथ लगाने चाहती थी मगर इरादा तर्क कर दिया। वो पहले ही इतना पागल हो रहा था। अगर वो कुछ ऐसा करती तो उसका क्या भरोसा था, वो क्या कर गुजरता। अपना जख्म दिखा मुझे। इसके कुछ बोलने से पहले वो फिर बोली। आप वो बार चुका है। तलहा ने कुछ पूछने का इरादा तर्क कर दिया। मैं फिर भी देखना चाहती हूँ। मुझे अंदाजा बोली। तलहा के लिए इनकार करना नामुमकिन हो गया। मोहब्बत में इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मोहब्बत में तो इंसान सिर्फ महबूब की बातें मानता है। उसने अपना कफ का बटन खोला और शर्ट का बाजू ऊपर किया। जख्म अभी भी ठीक से भरा नहीं था। टांगों के निशान साफ नजर आ रहे थे। गुलनाज के लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इसने हाथ बढ़ाकर इसके जख्म को छुआ। तल्हा के लिए ये किसी शौक से कम नहीं था। वो शिद्दत सा उसको देखने लगा। वो बड़े प्यार से उसके बाजू पर हाथ फेर रही थी। तल्हा की सारी तकलीफ उसके पहले लम्स से ही दूर हो गई। मोहब्बत का पहला लम्स जादू जैसा था। खुमार इसके सर चढ़कर बोलने लगा। मैं इस दिन तुम्हें देखने आना चाहती थी मगर मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकती। उस दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई, शायद इतने सालों में होने वाली तकलीफ से भी ज्यादा, बल्कि शायद मरने से भी ज्यादा। वो गहरी नजरों से उसको देखते हुए बोली। तुम क्यों इतनी मजबूर हो? प्लीज मुझे बताओ तुम यहाँ किसने कैद किया है और क्यों किया है? और अगर तुम जिंदा नहीं हो तो फिर यहाँ कैसे हो? मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। प्लीज मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। तलहा ने कुछ इस अंदाज में कहा कि गुलनाज का इनकार करना मुश्किल हो गया। अगर तुम वाकई मेरी कहानी जानना चाहते तो फिर आज मैं तुमसे कुछ नहीं पूछा पाऊंगी। आज हर हकीकत से पर्दा उठेगा। वो रुख मोड़ते हुए बोली और अपनी महसूस कुर्सी पर जाकर बैठी। तलहा उससे कुछ फासले पर नीचे बैठ गया। मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान के शहर अमृतसर से है। जब दोनों मुल्कों की तकसीम हुई तो हमारे सारे मुसलमान घराने पाकिस्तान आ गए। लेकिन मेरे वालिद का वहाँ बहुत अच्छा कारोबार था तो वहाँ किसी सूरत भी इसे छोड़ करने के लिए तैयार नहीं थे। सब पाकिस्तान आ गए लेकिन हमने अपनी दुनिया वहाँ बसा रखी। उन्हीं दोनों 18 साल की थी। ये 3 साल बाद की बात है जब मेरा पहली दफ़ा पाकिस्तान आने का इत्तेफाक हुआ। मेरे बड़े ताया की बेटी की शादी थी जिसके लिए उन्होंने हमें भी आने का कहा और जोर दिया कि हम लोग ज़रूर आएँ। उन्हीं दोनों लोग ज़्यादा ट्रेन से आते जाते थे। मेरे वालिद ने भी ट्रेन की टिकट कटवाई और हम 2 दिन में ही पाकिस्तान आ गए। मुझे पाकिस्तान का पहाड़ देखने का बहुत शौक था और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे ताया लोग कमराट कोहिस्तान के पहाड़ों में बने एक छोटे से गाँव में रहते थे। हमारे 15 दिन के क्याम थे और अभी शादी में पूरा हफ्ता बाकी था तो मैंने अपनी कजन्स के साथ पहाड़ों को देखने का प्लान बनाया। मुझे बचपन ही से कुदरत के नज़ारे बहुत अट्रैक्ट करते थे और पत्थरों, पहाड़ियों, बहते चश्मे, बशारों से तो मुझे इश्क था। मैं पहाड़ी की चोटी पर जाकर बादलों को करीब से छूना चाहती थी, आसमान को साफ और शफाफ देखना चाहती थी।
یہ اس دن کی بات ہے جب میرے ساتھ وہ خطرناک حادثہ ہوا جس نے میری پوری زندگی تباہ کر دی۔ میرا سب کچھ ختم کر دیا، مجھ سے میرا وجود تک چھین لیا۔ اس دن موسم بہت خوشگوار تھا، میں اور میری کزنیں گھر سے نکلی۔ میں چونکہ خاص طور پر پہاڑی کو قریب سے دیکھنے آئی تھی تو میری ضد پر سب اس پہاڑی کے اوپر آ گئی۔ یہ ایک بہت خطرناک سفر تھا لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اوپر آ کر ہم سب بہت خوش تھے، روئی کے گالوں جیسے بادلوں کے ٹکڑے پر ہم سے بہت نزدیک دکھائی دے رہے تھے۔ ہم لوگ وہاں بہت شرارتیں اور مزے کر رہے تھے، تبھی اچانک دیکھتے ہی دیکھتے گہرے سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھک دیا۔ دن میں ہی اندھیرا چھا گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کا سما ہو۔ ہم سب ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ میں زوروں زوروں سے سب کو آواز دے رہی تھی لیکن کسی کو تو میری آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، نہ ہی میں کسی کو سن پا رہی تھی۔ گل! تبھی اچانک مجھے کسی نے پکارا۔ یہ آواز میں نے پہلی بار سنی تھی۔ میں بہت ڈر گئی کہ جہاں اتنی اونچائی پر ہمارے علاوہ اور کون تھا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا وہ بہت خوبصورت تھا، بالکل شہزادوں کی طرح۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا لیکن میں اتنی ڈری ہوئی تھی کہ وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ میرے قدم زمین کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے اور میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے زوروں زوروں سے رونا شروع کر دیا تو میرے منہ پر پٹی باندھ کر مجھے اس عمارت میں لے آیا۔ یہاں آ کر اس نے مجھ پر یہ انکشاف کیا کہ وہ پچھلے کافی دنوں سے مجھے دیکھتا آ رہا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے نہ جانے کیوں نفرت سی محسوس ہوتی تھی اس کو دیکھ کر۔ اس نے مجھے بہت فورس کیا تو میں نے خود کو حالات کے حوالے کیا اور شادی کے لیے تیار ہو گئی، لیکن شادی سے کچھ دیر پہلے ہی مجھ پر یہ ایک جان لیوا انکشاف ہوا کہ وہ آدمی انسان نہیں تھا۔ وہ جیسا نظر آتا تھا وہ ویسا نہیں تھا، وہ ایک ویمپائر تھا۔ وہ انسانوں کا خون پیتا تھا اور مجھ سے شادی کا بھی اصل مقصد یہی تھا۔ یہ سب میرے بہت بڑا شوق تھا۔ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے کیا کرتی۔ جب میں نے پھر شادی کے لیے انکار کر دیا تو وہ بہت غصہ ہوا اور اسی وقت اس نے مجھے دو آپشن دیے کہ یا تو میں اس سے شادی کر لوں یا پھر اپنی جان دے دوں، اور ایک ویمپائر سے شادی کرنے سے بہتر تھا کہ میں اپنی جان دے دیتی، اور میں نے وہی کیا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مرنے کے بعد بھی میری جان نہیں چھوڑے گا۔ مرنے کے بعد اس نے میری روح کو اپنے قبضے میں کر لیا اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں قید کر لیا۔ اور اسی دن مجھے ایک اور بات پتہ چلی کہ وہ انسان سے شادی اس لیے کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف دو ہی صورتیں تھیں، ایک تو وہ کسی انسان سے شادی کر لیتا یا پھر کسی کو مار کر قید کر لیتا۔ اور جب میں نے شادی سے انکار کیا تو اس نے دوسرا طریقہ اپنا لیا اور ہمیشہ کے لیے مجھے اس پہاڑی میں قیدی بنا دیا۔ میں یہاں سے باہر نہیں جا سکتی کیونکہ جس دن سورج کی روشنی کی ایک کرن بھی مجھ پر پڑی وہ دن اس کی زندگی کا آخری ہوگا۔ وہ سب اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے لیکن وہ مجھے یہاں سے رہا نہیں کر سکتا کیونکہ اگر ایسا ہو تو جل کر خاک ہو جائے گا، کیونکہ اس دن جس چھری سے میں نے اپنا گلا کاٹ کر خود کو ختم کیا تھا وہ جادوئی چھری تھی اور وہ چھری اس کی تھی، اور اگر جادوئی چھری کو انسان خون لگ جائے تو جس کی چھری ہو اس کی جان اسی انسان میں آ جاتی ہے اور پھر اس انسان کو سورج کی روشنی سے چھپا دیا جاتا ہے، اور اس نے بھی اپنی یہی کیا تھا۔ اگر میں یہاں سے باہر گئی تو وہ جل کر خاک ہو جائے گا اور ویسا تو کبھی ہونے نہیں دے گا، اس لیے مجھے نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی میں یہاں سے باہر جا سکتی ہوں۔ سالہ میں اسی بند کمرے میں رہتی ہوں، میرے پاس سب کچھ کرنے کا اختیار ہے لیکن آزاد ہونے کا نہیں۔ وہ چپ ہو گئی۔ طلحہ حیران پریشان سب سن کر کی کوشش کر رہا تھا، ایسی باتیں بھلا کون یقین کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس یقین کرنے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں تھا اور وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اگر تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتی تو پچھلے دنوں میں نے اکثر کسی لڑکی کو سایہ دیکھا تھا، وہ کون تھی؟ طلحہ نے کچھ دیر بعد مجھے وہ سب تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، میں نے تمہیں یہاں تک لانا چاہتی تھی، اسی لیے وہ سب کیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں بسوت کرتے بولی کہ اس کی بے چینی کا عالم تھا۔ تمہاری یہ کہانی میرے سمجھ میں نہیں آئی اور نہ ہی مجھے یقین آ رہا ہے۔ حیرت یہ ہے یار کہ آج کے دور میں بھلا کون ایسی باتوں پر یقین کرتا ہے، ایسی جادو کی باتیں تو میں نے بس کہانیوں میں پڑھی ہیں، حقیقی زندگی میں یہ سب نہیں ہوتا۔ دادا نے بے یقینی سے کہا تو اسے اداسی سے مسکرائی۔ میں سمجھ سکتی ہوں تمہارے لیے ان باتوں پر یقین کرنا مشکل ہے مگر یہی سچ ہے۔ تم نے اکثر پرستان کی پریوں کی کہانی سنی ہوگی جن کو ظالم دیو قید کر لیتے ہیں، میں بھی ایک ویسی ہی پری ہوں اور مجھے بھی اس نے قید کر رکھا ہے، فرق بس اتنا ہے کہ میں پرستان کی نہیں کوہستان کی پری ہوں۔ وہ بہت اداس لگ رہی تھی، طلحہ کو دیکھ کر بہت برا لگا۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ میں تمہیں یہاں سے باہر نکال سکوں؟ طلحہ نے پوچھا تو وہ مسکرا دی اور پھر بولی، نہیں میجر، ایسا کوئی طریقہ نہیں، یہ پہاڑی اور یہاں کے دیور بہت ظالم ہیں، وہ کبھی مجھے رہا نہیں کریں گے، لیکن میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے تمہیں یہاں دیکھ کر۔ سالوں سے تم نے کھلی فضا میں سانس نہیں، باہر کی روشنی نہیں رہی، یہ سب سوچ کر مجھے بہت برا لگتا ہے۔ میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس اتنا کرو کہ مجھ سے ملنے آ جایا کرو، کبھی مجھ سے دور نہ جانا۔
اس کے بدلے ہمیشہ کی قید میں منظور ہے، بس شرط یہ ہے کہ تمہارا ساتھ ہو۔ وہ پیار سے اس کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں جاؤں گا۔ وہ دیوانہ ایک عجیب سا وعدہ کر رہا بیٹھا، دونوں بہت خوش تھے، وہ لمحہ ان کے لیے بہت خوبصورت تھے۔